हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे नर्मदा घाटी जन आंदोलन की। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो ग्रेजुएशन या अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में नर्मदा घाटी में जन आंदोलन या जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो आज की इस नई वीडियो में हम नर्मदा घाटी में हुए दोनों के दोनों जो आंदोलन है, एक तो NSP यानी नर्मदा सरोवर परियोजना और एक SSP सरदार सरोवर परियोजना, इन सब के बारे में हम डिटेल वाइज बात करने वाले हैं। इसके अलावा आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो NC-वेब, SOL या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में यही बनेगा कि नर्मदा घाटी आंदोलन क्या है, या तो शॉर्ट नोट में या लॉन्ग में। तो दोनों तरह के क्वेश्चन का आंसर आज की इस नई वीडियो में आप लोग देख पाएंगे और आप अपने एग्जाम में भी लिख पाएंगे। लगभग 8 पेजेस का आंसर है जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के साथ आंसर भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो नर्मदा घाटी में ये आंदोलन आखिर हुआ ही क्यों, या फिर नर्मदा घाटी आंदोलन जो है ये हुआ ही क्यों, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम देखें, आज हमारा जो भारत है ये एक आधुनिक भारत है। वैसे दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे जो भारत से विकसित है, तो भारत को भी आधुनिक बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी परियोजना जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में ही बना दी गई थी। उनमें से एक परियोजना ये थी नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिससे रिलेट करता हुआ है, जिसके अंदर दो हम परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। एक SSP जिसे सरदार सरोवर परियोजना और एक NSP जिसे नर्मदा सरोवर परियोजना के नाम से जानते हैं। परंतु ये जो परियोजनाएं चलाई गई थी, इन परियोजनाओं के कारण ये अनुमान लगाया गया कि भारत का बहुत ज़्यादा विकास होगा। ये परियोजना बहुउद्देश्य थी। बहुउद्देश्य परियोजनाओं का मतलब क्या होता है, जिसके कोई एक उद्देश्य नहीं होते। जैसे नर्मदा घाटी पे ये बांध बनने थे, मैं आप लोगों को इन शॉर्ट में पहले बता देता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा जो आंदोलन था ये क्यों हो रहा था। क्योंकि सरकार ना नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनाना चाहती थी। एक दो बांध नहीं बल्कि लगभग 3000 से भी आप अधिक बांध देखेंगे इस पे बनने वाले थे। बड़े छोटे मंजिले 3 तरह के बांध थे। ये बांध क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इस नर्मदा नदी का जो 96% जो वाटर है वो अरब सागर में गिरकर वेस्ट हो जाता है। सिर्फ 4% पानी हम यूज़ कर पाते हैं। तो इन पानी को कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूशन में यानी बिजली उत्पादन में, उन क्षेत्रों में जो कि सूखा संभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर सिंचाई के लिए पहुँच सके, या फिर हम इन पानी को बचाकर अन्य किसी कार्य में यूज़ कर सके। तो इन कई सारी परियोजनाओं को ध्यान में रखकर हमने क्या किया, नर्मदा नदी के ऊपर हमने बांध बनाने की सोची। परंतु इस परियोजना की वजह से बहुत ज़्यादा व्यापक आंदोलन हुए और इस पूरी की पूरी परियोजना का केंद्र बिंदु यही है कि भैया बड़े ही व्यापक आंदोलन हुए। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर्मदा बचाओ आंदोलन या नर्मदा नदी के ऊपर यह आंदोलन किया गया। इससे पहले भी उत्तर भारत में जो है टेहरी बांध आंदोलन इसको लेकर भी हुआ था। जब स्टूडेंट्स, आप इसके अंदर देखेंगे कि ये जो कई सारे आंदोलन, जैसे टेहरी बांध का आंदोलन हुआ था या फिर जो पेंग बांध का आंदोलन हुआ था, कई सारे आंदोलन हुए जब कोसी नदी, गंडक नदी, या फिर हम बात करें तो बोध घाट, इन परियोजनाओं में उत्तर भारत में हुए। ठीक उसी प्रकार से दक्षिण भारत में भी अगर हम बात करें तुंगभद्रा नदी या फिर आपका माल प्रवाह है या फिर जो आपका घाट पर था, इन परियोजनाओं पर भी क्या हुआ है कि प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। ठीक ऐसा ही प्रतिरोध जो था वो किस पे था, नर्मदा नदी के ऊपर जो बांध बनाई जा रही थी उन परियोजना के ऊपर भी ये सामना लिखा है कि प्रतिरोध का सामना कर रहे हैं। इनमें से हर परियोजना की अगर हम बात करें अवस्थिति, आकार या फिर प्राकृतिक स्रोत जो है विशेषकर, अब ये आंदोलन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो किसी न किसी वजह से इन नदियों के ऊपर निर्भर हैं, चाहे वो सिंचाई के लिए, चाहे अपने विशेष रूप से वन के लिए, चाहे अपने आवास के लिए या अपनी आजीविका के लिए। वहीं पर वो सदियों से रहते आए और उनको अब विस्थापित किया जा रहा है उन परियोजनाओं के कारण में, और उनसे जो पुराने रिसोर्सेस हैं वो छीन लिए जाएंगे, उनका दोबारा उपयोग नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ज़्यादातर जो लोगों ने इन मुद्दों को उठाया है और अपना आंदोलन जो है वो करना स्टार्ट किया है। अगर हम बात करें, हाल ही में 3000 से भी ज़्यादा बड़े और छोटे और मंजिले 3 प्रकार के बांध बनने हैं, और इसमें अगर हम देखें तो 25,000 करोड़ की लगभग लागत लगने वाली है इसमें। और ये विशाल एक परियोजना है जो कि नर्मदा नदी के ऊपर है, और इसने बहुत बड़ा ही विवाद खड़ा कर दिया।
विवाद क्यों खड़ा कर दिया? क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग तर्क हैं। अगर हम बात करें सरकारी अधिकारियों की तो उनके अलग तर्क है। उनका कहना है कि भैया ये जो नदी है वो 4 राज्यों से होकर गुजरती है, लगभग गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और अगर हम बात करें नीचे कई, मेनली तो ये वैसे ये 3 ही स्टेट है कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, लेकिन इसके अंदर आप राजस्थान भी ऐड करना चाहो तो आप राजस्थान भी लिख सकते हो। तो इनमें कई इलाके ऐसे हैं जो कि सूखा संभावित है। तो सरकार का कहना है कि उन जगहों पर हम अपने वाटर्स के जो रिसोर्सेज हैं उसको पहुंचा पाएंगे, जिससे जो किसानों को लाभ होगा। इसके अलावा समृद्ध किसान वो भी चाहते हैं कि भैया बांध बन जाए। बांध बनने से क्या होगा कि नहरों के थ्रू पानी लाकर अलग अलग स्थान पे सिंचाई के लिए यूज़ किया जा सकेगा। ऐसे स्थान पे भी जलापूर्ति हो जाएगी। तो एक लोग ये भी देखते हैं, कई जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी इसे फ़ायदे के रूप में देखती है कि भैया अगर इस पर बांध बन जाएगा तो हम इस पर बिजली उत्पादन कर सकते हैं, या फिर अलग अलग प्रकार के मछली परियोजना है जो भी है, मत्स्य पालन का वो कर सकते हैं हम, या फिर जनता के लिए हम वाटर को सेव कर सकते हैं। अलग अलग लोग इसको अलग अलग फ़ायदे के रूप में देखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ के स्थानीय लोगों की तो वो इसको कहीं ना कहीं वो इस रूप में देखते हैं कि भैया कि हमारे जो परंपरागत जो हमारे रोज़गार हैं वो चले जाएंगे, लेकिन नए यहाँ पर रोज़गार के अवसर तो पैदा होंगे, परंतु जो परंपरागत रोज़गार हैं वो चले जाएंगे। साथ साथ इनके जो आवास हैं, जो कई सालों से जिनके ऊपर ये रहते आए, वो आवास इनसे छिन जाएंगे। और इसी वजह से जो है उन लोगों ने क्या किया है, इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। जो ये अगर आप देखेंगे कि ये जो नर्मदा सरोवर परियोजना है, इससे लगभग 245 से भी अधिक गांव प्रभावित है। और 245 से भी अधिक गांव प्रभावित होने का मतलब ये है कि लगभग ये 35,000 हेक्टेयर में पूरा का पूरा फैला हुआ है। और वन भूमि भी है इसके अंतर्गत आती हैगी। तो जो कि तीनों के तीनों जो स्टेट हैं वो तीनों के तीनों जलमग्न हो जाएंगे। अगर कल को बांध पे कोई विध्वंसक घटना भी होती है तो तीनों के तीनों स्टेट में इतना पानी होगा कि तीनों के तीनों स्टेट में बाढ़ आने जैसी उम्मीद हो जाएगी। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी ये परियोजना है। अगर हम बात करें नर्मदा आंदोलन की, तो ये नर्मदा नदी पर जो ये बांध बनाया जा रहा था इसके विरोध में ही ये नर्मदा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। नर्मदा नदी जो है इसकी परियोजना पश्चिमी भारत के 4 प्रमुख राज्यों से संबंध रखती है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और इसके बाद में गुजरात और राजस्थान है। इन 4 राज्यों से ये मुख्य रूप से संबंध रखती है और विकास के नाम पे काफ़ी गतिशील मानी जाती है। भारत में किसी भी अन्य बड़ी परियोजनाओं ने पर्यावरण के विषय में इतनी बड़ी समस्या नहीं रही जितनी बड़ी ये समस्या रही। यानी नर्मदा सरोवर परियोजना जो है वो 4 राज्यों से संबंधित थी, इसीलिए ज़्यादातर इसका विरोध हो रहा था और ये काफ़ी ज़्यादा विवाद इसके ऊपर हुआ भी। आगे चल के आप देखेंगे कि इससे निचले स्तर की कई घटनाएं जो कि सक्रिय रूप से हमें दिखाई देती है, और साथ ही साथ कई सारे ऐसे राजनीतिक दल और एनजीओ भी रहे जो इस राजनीतिक आंदोलन बनाने में, इसको मुख्य भूमिका निभाने में उन्होंने, जैसे मेघा पाटेकर का आपने नाम सुना होगा, उन सबों ने इसमें कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट दिखाया और इस आंदोलन को एक और ऊंचाई तक पहुंचाया। सबसे पहले हम बात करेंगे SSP यानी सरदार सरोवर प्रोजेक्ट या फिर परियोजना, जो भी आप इसको नाम दे दो। तो गुजरात की 5वीं सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, उनमें से एक है और ये एक बहुउद्देशीय परियोजना थी। जैसा कि मैंने बताया, इसकी लंबाई अगर गुजरात के अंदर ही बात करें तो अगर आप देखोगे लगभग इस नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर की है और इस नदी का लगभग जो 96% जो है वो अरब सागर में गिरकर लवणीय पानी हो जाता है। इसकी वजह से इस पर 2 परियोजना चलाई गई, एक NSP और एक SSP। और इस पूरे के पूरे प्रदेश में नर्मदा सागर परियोजना जो है, नर्मदा NSP जो है, इसके तहत नर्मदा घाटी पर क्या कर रहा था, अब तक का सबसे बड़ा एकल बांध बनने की परियोजना थी। आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमारे देश में एक स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो कि देश की सबसे बड़ी मूर्ति है, वो इसी परियोजना के तहत है। इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलें हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं ये नहर क्या है, ये ऐतिहासिक दृष्टि से विश्व में बड़ी नहरों में से एक बन जाएगी जब इस पे परियोजना हो जाएगा। तो नर्मदा जो सरोवर परियोजना था या फिर सरदार सरोवर परियोजना था, इसके लगभग जब से 1946 से ये स्टार्ट हुआ था, मैं आपको बता दूं लगभग 40 वर्ष हो गए इसके अंदर, लेकिन फिर भी ये काफ़ी लंबे समय तक इसका जो संघर्ष है वो चलता रहा था। इसके ऊपर बांध बनाने की बात करें तो लंबे बांध, इसमें कई सारे बांध थे, जैसे आप देख सकते हो 161 फीट तक इतने बड़े बड़े बांध बनाने की बात हो रही थी। और साथ साथ जो भी किसान खेती करते हैं, यहाँ पर सिंचाई की साधन उपलब्ध नहीं हो पाते, ये उन लोगों को जो है वो सिंचाई के जो बहुउद्देशीय परियोजना का हिस्सा था उनको सिंचाई दे सके, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवा सके।
इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत सरकार ने गुजरात ने 1946 में नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध बनाने का निर्णय लिया था और 1961 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। इसके अलावा 3 स्टेट थे, गुजरात, महाराष्ट्र और जो राजस्थान है, उसमें जल के वितरण को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। और इस विवाद को उत्पन्न होने की वजह से ही क्या है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जिस स्टेट में, क्योंकि ज़्यादातर जो बांध थे वो गुजरात में बनने थे और गुजरात में बनने की वजह से ये इन लोगों का कहना था कि ज़्यादातर जो लाभ है वो गुजरात को ही मिलेगा। इसीलिए उन्होंने 1969 में नर्मदा नदी के इस टॉपिक को लेकर वो कोर्ट में जाते हैं और उस कोर्ट में जाने के बाद में वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर काफ़ी लंबी वार्ताएं हुई और आगे चल के कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि भैया न्यायिक अधिकार के रूप में इसमें निर्णय दिया कि इस पर भैया जो नर्मदा परियोजना है वो परियोजना होगी, क्योंकि इससे ज़्यादातर लोगों को लाभ मिलेगा, भविष्य में टूरिज्म बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें, इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं ये बात इसके अंदर निकल के आती है। और इसके अंदर आप देखोगे तो लगभग 3200 बांध इसमें बनने थे, जिसमें से जो गुजरात में सरदार सरोवर बांध है वो प्रमुख बांध था। नर्मदा सरोवर बांध भी है। अगर आप देखें 3 तरीके के बांध थे, हज़ारों बांध थे, ऐसे जो छोटे बांध थे, 3 बड़े बांध थे, 135 मध्यम बांध थे, ठीक है, जिन्हें बनाने के निर्णय लिया गया। इसके बाद में इसके अंदर अगर हम देखें, राजस्थान के अंदर 1.1 करोड़ हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए, गुजरात में कक्ष या जो भी महाराष्ट्र के अंदर सूखे संभावित इलाके हैं वहाँ पर सिंचाई के लिए भी परियोजना तैयार की जाएगी। वहाँ पर लोगों को सिंचाई की व्यवस्था लोगों के लिए की जाएगी नहरों के थ्रू, कैनल्स के थ्रू। तो सरदार सरोवर अगर हम बात करें अभी तक अगर हम बात करें तो देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। ये अपनी नियोजन और अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचती है। इसमें अगर हेक्टेयर की बात करें तो लगभग 3700 हेक्टेयर इसमें वाटर रहेगा लेवल तक, और साथ साथ अगर कल को कुछ भी हादसा होता है तो ये तीनों स्टेट जलमग्न हो जाएंगे। इसके अलावा संभावित लगभग इसके अंदर हम देखें तो इस परियोजना की वजह से 40 करोड़ लोग जो है वो डायरेक्टली उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा था। और इस वजह से क्या है कि इस नहर को, जो परियोजना चल रही थी सरदार सरोवर परियोजना, इसको कहीं ना कहीं इस पर प्रेशराइज इसलिए किया जा रहा था कि भैया लगभग कई सारे लोग थे जिनके ऊपर डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट पड़ रहा था और लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि की इसके लिए आवश्यकता थी इनको। तो आवश्यकता भूमि चाहिए तो भूमि के लिए भाई लोगों को इनको ट्रांसफॉर्म करना था, लोगों को यहाँ से माइग्रेट करना था। तो लोगों को यहाँ से क्या किया गया, दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है, लोगों को प्रवास करवाया गया ताकि इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा सके। तो लोगों को कई बार यहाँ पर कई तरीके के लोग जो कई सदियों से रहते आ रहे थे उनको फिर एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर भेजा भी गया था। होपफुली आपको आज की इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली होगी। और भी वीडियो का पार्ट है जो कि आगे का है, मैं आप लोगों को